Living across borders can make investing in India feel layered. Goals back home, responsibilities where you live, and timelines that keep evolving. For NRIs and HNIs, the first step is often not picking products, but answering a few simple questions. What is this money meant for? When might it be needed? And how do you make decisions with perspective when markets and headlines feel noisy? To help bring clarity to these questions, Mr. Prashant Tiwari shares his perspective. An MBA in finance with almost 2 decades of experience, he has guided investors in India and overseas while conducting 500 plus offline sessions and training 20,000 plus people. In this episode of Nivesh Pe Charcha, connecting the dots for NRI and HNI investing, we explore goal-first thinking, practical timelines, portfolio discipline, and the role of regular reviews. Let's dive in. Namaskar Prashant ji, thank you for joining us. नमस्कार सुमित जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं जो कि एनआरआईज और एचएनआईज के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पहले मैं जानना चाहता हूं कि किस तरीके की म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी एनआरआईज और एचएनआईज को लेकर चलनी चाहिए, स्पेसिफिकली अबाउट इंडिया इन्वेस्टमेंट गोल्स को लेकर। सी व्हेन वी टेल से अबाउट द स्ट्रैटेजी, सो बिफोर गोइंग इनटू द स्ट्रैटेजीज हमको ये समझना है कि हमारा गोल प्लान क्या है इंडिया इन्वेस्टमेंट्स के लिए, हमारे टाइमलाइंस क्या है इंडिया इन्वेस्टमेंट्स के लिए। उसके बाद ही हम किसी एक स्ट्रैटेजी पे जा सकते हैं। और स्ट्रैटेजी कोई एक नहीं हो सकती जब भी हम एनआरआईज और एचएनआईज की बात करते हैं, क्योंकि उनके साथ मल्टीपल फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं, लाइक रीलोकेशन रिस्क, लाइक बच्चों का एजुकेशन, लाइक देयर फैमिली मैरिजेज एंड ऑल। तो वहाँ पे फिर जो आपका स्ट्रैटेजी होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे आप some strategy you can follow long short term, mid term और the long term strategies। short term strategies में ये ध्यान रखना होता है कि मैं कुछ एग्जांपल्स इसमें कोट करूंगा, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू समझना ज़्यादा आसान होता है। कि अभी कुछ दिन पहले मेरे एक परिचित जो थे वो दुबई में जॉब के लिए गए, और उनका सोचना था कि वो 10 साल वहाँ पे रहेंगे, 10 बच्चों का एजुकेशन हो जाएगा, 10 साल के बाद वो अपना एक पार्शियल रिटायरमेंट लेके इंडिया वापस आ जाएंगे। एंड विद दिस थॉट ओनली ही शिफ्टेड हिज फैमिली टू देयर। बट व्हाट हैपेंस इन बिटवीन, आफ्टर 1 ईयर उनकी फैमिली को दुबई का जो एनवायरनमेंट था या जो सोसाइटी कल्चर है वो नहीं अच्छा लगा, या जो भी वहाँ का चीज़ें था वो अच्छा नहीं लगा। तो फैमिली वापस इंडिया आ गई, एंड आफ्टर 6 मंथ ही डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। तो यहाँ पे क्या है ना, टाइम होराइजन उनका फिक्स नहीं था। तो अगर हम एक टाइम होराइजन के साथ अगर किसी एक एसेट क्लास में पैसा डाल दें और उसके साथ स्टिक करें, तो वहाँ पर फिर वो स्ट्रेटजी सही दी जाती। तो यहाँ पे आपको अपने बकेट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। एक होता है सर्टेनिटी बकेट, जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ पे सर्टेनिटी बकेट में आप अपना ऐसा पैसा रखें जिसको आप अगले 3 सालों में यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे लिक्विडिटी एक फोकस्ड एरिया होता है, वहाँ पे रिटर्न या उससे जो आपको मिलने वाला है वो फोकस नहीं होता, लिक्विडिटी फर्स्ट होता है। फिर एक होता है जहाँ पे आप अपने उन पैसों को रखते हैं जिसके अंदर अडॉप्टिव कैपिटल, वी से इट अडॉप्टिव कैपिटल, जिसमें आप अपने 3 साल से 5 साल 7 साल तक के पैसों को रखें, जिसके अंदर अगर आप जो भी आगे का प्लान कर रहे हैं वहाँ पे एक बैलेंस ग्रोथ मिले आपको, और साथ ही साथ आपको आपके कैपिटल के ऊपर डाउनसाइड रिस्क कंट्रोल्ड हो। फिर एक होता है ग्रोथ कैपिटल। ग्रोथ कैपिटल में हम उस पैसे को डालें, या हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि हम उस पैसे को डालें जिसको हम अपने या तो रिटायरमेंट के लिए यूज़ करने वाले हों या लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ करने वाले हों। और सिंस आई से ग्रोथ कैपिटल, सो ये अपने आप आपको बताता है कि यहाँ पे हम ज़्यादा रिटर्न्स अर्न करने के लिए काम करेंगे। तो फोकस इस तरीके से होना चाहिए, स्ट्रेटजी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको कभी भी आपके पैसों की ज़रूरत पड़े तो पैसा आपके लिए रहे वहाँ पर। ठीक है, तो आपने 3 कैटेगरीज बता दी कि छोटे टर्म के लिए हम एक तरीके से पैसे रखें जहाँ पे हम रिटर्न को इतने मायने ना दें। फिर उसके बाद एक मिड टर्म की बात करी जिसमें हम थोड़ा कंजर्वेटिव रहेंगे रिलेटिवली टू जो हमारे दूर के गोल्स हैं उनसे, और दूर के गोल्स में हम थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिवली कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, लेकिन सर ये बताइए, क्योंकि एनआरआईज और एचएनआईज के केस में ग्लोबल इनकम स्ट्रीम्स होती है, मल्टीनेशनल एसेट्स होते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके के रिस्क ज़्यादा इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है? आह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स को फोकस करके चलते हैं, रिस्क को लोग भूल जाते हैं। बट जब आपकी और मेरी बात हो तो रिस्क अलग होता है, हम मार्केट वॉलेटिलिटी रिस्क को कंसीडर करते हैं। बट अगर एक एनआरआई या एक अल्ट्रा एचएनआई की बात हो रही है तो यहाँ पे उनका रिस्क मल्टी डायमेंशनल हो सकता है सर। ओके। क्योंकि से आप यूएस में रहते हैं, यू अर्न इन यूएसडीज एंड यू इन्वेस्ट इन इंडिया इन आईएनआर टर्म्स, है ना। करेक्ट। तो अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो मार्च 25 में निफ्टी was 72,000 and currently it is quoting at 85,000. So the returns we see is quite lucrative. It seems very good. But in the same time, INR was quoting in dollar to rupee was quoting in March 25 was 85 rupees and currently it is 91 rupees. If you see this rupee depreciation which impacts your returns also, तो यहाँ पर फिर आपको रिटर्न उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो केवल अच्छा। एक रिस्क को आप लेकर नहीं चल सकते, यहाँ पर करेंसी रिस्क होता है, फिर आपका लिक्विडिटी रिस्क होता है, आपका बिहेवियरल रिस्क होता है। इन सारे रिस्क को आप जब अपने इन्वेस्टमेंट में अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, तब जाकर फिर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो रिस्क इज नॉट रिलेटेड विद द मार्केट वॉलेटिलिटी ओनली, इट इज कंसंट्रेशन रिस्क ऑल्सो। वहाँ पे कंसंट्रेशन का भी रिस्क होता है, मार्केट साइकिल का रिस्क होता है। आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किस तरीके से कौन से रिस्क को लेकर चलेंगे। अभी जैसे आप कंसंट्रेशन रिस्क में आप देखिए कि द मेटल्स आर डूइंग वेरी वेल इन द मार्केट, everyone is यस। asking about the metals. If in such situation one should deploy all the money into one basket of the metal, then the concentration risk arises. कल को अगर मान लो कि वो मेटल आज अच्छा चल रहा है, कल अच्छा नहीं हुआ, तो फिर इनके लिए और उसी समय पर रीलोकेशन जैसा कोई एक चीज आ जाता है, तो फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जैसे आप बहुत सारी कंट्रीज में देख रहे प्रशांत सर, क्या आपके क्लाइंट्स आपको बोलते हैं कि हमारा सारा पैसा जो है मेटल्स में डाल दीजिए, क्योंकि हमें दिख रहा है वो ग्रोथ बहुत हो रही सी है वहाँ पे? रिटेल क्लाइंट्स के अंदर यही प्रॉब्लम है सर। जब जो अच्छा। एसेट क्लास चलता है ना, वो उसी एसेट क्लास में ही जाना चाहते हैं। उनको फोमो बहुत होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा अच्छा। ग्रीड एंड फियर एक बिहेवियर है आदमी का, जो आप कितना भी अच्छा करें या कितना भी जानकारी रखें, वो मैनेज नहीं होता। इसके लिए फिर आपको कोई दूसरा होता है जो उसको मैनेज करता है। तो अच्छा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फिर क्या होता है कि अभी आता है सर, हमारे क्लाइंट्स का कॉल आता है कि मेटल्स के अंदर अच्छा अपॉर्चुनिटी है, शुड वी शिफ्ट आवर ऑल इक्विटीज टू द मेटल्स। बट इन दैट पर्टिकुलर टाइम हम उनको हैंडल करते हैं कि यू कैन नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। करेक्ट। So ठीक। that's what the asset diversification is there. That's why the different asset classes are there. So वो उनको समझाना पड़ता है फिर। ठीक है। तो एक बात बताइए प्रशांत जी, जब हम एनआरआईज और एचएनआईज की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन को लेकर क्या चीज़ कंसिडर करते हैं? क्योंकि उनके गोल्स रिगार्डिंग टू रिलोकेशन या फिर रिटायरमेंट की बात करें तो ये उनके लॉन्ग टर्म गोल्स की टाइमलाइन को चेंज कर देते होंगे। इस तरीके की चीज़ें आती हैं आपके पास? See, timelines for us are means fixed. But if you talk about NRIs and HNIs, their timeline is linear. Their timeline is not fixed. It is अच्छा। flexible, and they should have the flexible timelines with the goals also. And ओके। when you decide your goals and your aspirations about your money and your investments, so your timeline should not be the rigid. से मान लो एक एग्जांपल अभी लेते हैं कि आप अब्रॉड में रहते हैं एंड यू हैव इन्वेस्टेड फॉर योर किड्स एजुकेशन ओके। फॉर 10 years. Over a period of time, the 10 years period will shrink to the 3 years, 4 years, 5 years. Here the timeline is changed and you have to review your portfolio according to timeline and change your portfolio according to timeline. तो timeline जो होता है वो सर आपके goals के accordingly mapped होना चाहिए, ना कि ओके। आपके एक फिक्स। इसमें फ्लेक्सिबल टाइमलाइन वहाँ पे ज़रूरी होता है। जैसा मैंने आपको बोला कि अडॉप्टिव कैपिटल एंड दी सर्टेनिटी कैपिटल एंड दी ग्रोथ कैपिटल, इट इज़ लाइक द टाइमलाइन ओनली, कि जहाँ पर आप अपने कैपिटल्स को डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से, उन टाइमलाइंस के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ फ्लो करते हैं।
और जब ये मेरे गोल्स में चेंजेस, लेट्स से कि मैंने सोचा कि मैं अब रीलोकेट कर जाता हूँ, जो पहले लेट्स से गोल सेटिंग के टाइम पे नहीं सोचा था, तो इन केसेस में क्या करते हैं? धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं पोर्टफोलियोज, या फिर क्या आप इमिजिएटली सी कुछ सॉल्यूशन गोल निकालते हैं? गोल सेटिंग जब चेंज होता है सर, तो वहां पर फिर आप इमीडिएटली शिफ्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपने पोर्टफोलियो डिजाइन किया, आपने गोल्स को उस पोर्टफोलियो से अलाइन कर दिया है, तो आपको करेक्ट। कभी भी शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी, रिव्यू करने की ज़रूरत है। टाइम ऑन टाइम आप रिव्यू कीजिए कि आपके गोल्स के साथ आपका पोर्टफोलियो अलाइंड है या नहीं है। फिर आप रीलोकेट होंगे तो भी आपको वो आपके पोर्टफोलियो आपको ये अलाउ करेगा कि आप कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि किसी का सर्टेनिटी कैपिटल है वहाँ पे, तो ये सर्टेनिटी कैपिटल उसको हमेशा ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि अपने फ्लेक्सिबल प्लान्स के साथ वो आगे बढ़ सके लाइफ में। क्योंकि वो कुछ टाइम तक फिर अपने फंड्स का प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक वो करेक्ट, अपने करेक्ट। हाँ, फ्यूचर आप ग्रोथ यहाँ से प्लान्स को। रीलोकेट हो गए तो आपको आपका सर्टेनिटी कैपिटल अलाउ कर रहा है कि आप उस रीलोकेशन का कॉस्ट बेयर कर सके, वहां जाकर फिर से आप नई चीजें कर सके, ट्राई कर सके, एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगेन। हाँ, सो और तब तक अगर आप उनके जो ग्रोथ प्लान्स हैं उनको फिगर आउट कर लोगे। करेक्ट, करेक्ट, ये पहले ही जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी समय ही आपको ये डिसाइड करना है कि उनका अलग अलग प्लान्स क्या है, अलग अलग गोल्स क्या हैं, एंड यू हैव टू लिंक ऑल दीज इन्वेस्टमेंट विद देयर गोल्स। और जब गोल्स के ओके। साथ अटैच हो जाएंगे वो सारे इन्वेस्टमेंट्स, तो फिर कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि अभी हमको फिर से चेंज करना है क्या, ऑल ऑफ सडन चेंज करना है क्या। डेफिनेटली चेंज तो करना होगा कि अगर रीलोकेट होते हैं या कल को कोई नया प्लान उनके लाइफ में आ जाता है, तो चेंज तो करना होगा, बट इट इज नॉट लाइक मैंडेटरी कि अभी करना है। तो आपको एक समय मिल ठीक। जाता है, आप मार्केट साइकिल को देख कर उसके समझ के साथ उसको फिर चेंज कर सकते हैं टाइम के साथ। ठीक है, ठीक है, जी। काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके पास एच एन आईज या फिर एन आर आई क्लाइंट्स आते हैं, तो किस तरीके की म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में आप उनको इन्वेस्ट कराते हो, ताकि एक कैटेगरी से वो ओवर कमिट भी ना हो जाए और डाइवर्सिफिकेशन भी हो? Say, we have already means spoken about this concentration risk. That is the यस। concentration risk we say. Uh, ये होता है, जैसे मैंने आपको बोला मेटल्स को लेकर अभी जो चल रहा है, हाँ, तो हाँ। लोग इसमें चलते हैं, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क आता है। बट अगर मान लो किसी को एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, किसी एनआरआई को वहाँ पे बनाना है अपना एक विजन के साथ, अपने गोल्स के साथ अलाइन करके, तो फिर वहाँ पर आपको अलग अलग बास्केट्स को सेलेक्ट करना होगा। आपको केवल जैसा नहीं है कि एक है ना, अच्छा आपके और हमारे इसमें क्या होता है कि हम इंडिया में हैं तो हमारे एसेट्स को हम देखते हैं, बट एक एनआरआई के साथ क्या होता है, उसका ग्लोबल बैलेंस शीट है। तो ग्लोबल बैलेंस शीट को देखेगा कि भाई अक्रॉस दी कंट्रीज उसका इक्विटी एक्सपोजर क्या है, अक्रॉस दी कंट्रीज उसका रियल स्टेट एक्सपोजर क्या है। इन सब एक्सपोजर्स को देखने के बाद आप उसका एक बकेट तैयार करते हैं। उसके अलावा फिर उसका करेंसी का रिस्क कैसा है, उसको देखकर आप एक बकेट तैयार करते हैं। इन तरीके की चीज़ों को आप जब लेकर चलते हैं ना, तो आप उनके लिए एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाकर उनके लिए एक अच्छा एसेट क्लास डिफाइन कर सकते हैं। और कंसंट्रेशन रिस्क हमेशा आता है, इसको आपको ओके। हमेशा क्या बोला जाए, आइडेंटिफाई करना है या एड्रेस करना है जब भी है, कि किसी भी एक एसेट क्लास में उनका मैक्सिमम एक्सपोजर ना हो, ताकि उनको कभी भी वो रिस्क अराइज ना हो। अब बताइए कि हमने जैसे आपने बताया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने कैटेगराइज किया अपने गोल्स को, अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी बनाई। अब किस तरीके का रिव्यू मैकेनिज्म बनाए, किस तरीके के पैरामीटर्स फॉलो करें ताकि टाइमली रिव्यू हो पाए? सी, रिव्यू और ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो आपका ओके। हो, हमारा हो, या एक एनआरआई का या अल्ट्रा एचएनआई का। उनके केस में कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनका बैलेंस शीट या जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्लोबली स्प्रेड है, तो ग्लोबल उनको होता हर है। कुछ समय पे इसको करना होता है। तो जब भी हम ट्रैकिंग की बात करते हैं तो क्या होता है कि लोग रिटर्न्स के ऊपर फोकस करते हैं, बट रिटर्न शुड नॉट बी दी ओनली मेजर टू ट्रैक योर पोर्टफोलियो। इट शुड बी लाइक कि किस एसेट क्लास में हैं आप, उसका कंसिस्टेंसी कैसा है, उस एसेट क्लास के अंदर जो आपने डाइवर्सिफिकेशन कर रखे हैं वो कैसा है। इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। क्या मार्केट टाइमिंग चेंज हुई है, टाइमिंग का मीन्स द मार्केट द वैल्यूएशन इज चेंज और नॉट, है ना, तो वो चेंज हुई है। इन सब चीज़ों को ट्रैक करना चाहिए। रिटर्न्स एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है कि आप वहाँ पर रिटर्न्स को देखें, बट अगर आप कंसिस्टेंसी देखते हैं वर्सेस दी पीयर्स,
तो फिर आपको वो रिटर्न्स अपने आप वहाँ पे मेजर हो जाता है। तो केवल एक ही चीज़ नहीं होती जो रिटर्न्स को आप फॉलो करें, वहाँ पे आपका ठीक है। गोल होता है, आपका हम्म। पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है, आपके मार्केट वैल्यूएशंस होते हैं। इन सबको देखकर आपको मार्केट साइकिल्स को देखकर आपको मतलब देखना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए, किसी ठीक है। भी आप पोर्टफोलियो को ट्रैक कर रहे हैं तो। रिव्यू की जब हम बात करते हैं, तो रिव्यू नॉर्मली सभी को साल में 1 बार या 2 बार अपने पोर्टफोलियो का करना चाहिए। ये ओके। टाइमलाइन होना चाहिए, रोज़ नहीं। जैसे कि आप और मैं हेल्थ कॉन्शियस हैं, है ना? लेकिन क्या हम अपना रोज़ वेट चेक हम तो करते है। हैं? नहीं हम ना। तो है ही बट बहुत ज्यादा ऐसा हेल्थ भी नहीं है कि हम वेट चेक ही नहीं करें लंबे समय तक। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, चेक करना चाहिए कि हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, हमारे हेल्थ सही है या नहीं। तो करेक्ट। वैसे ही पोर्टफोलियो को रोज़ चेक नहीं करना चाहिए। एक टाइम होता है, साल में 1 बार या साल में 2 बार आप अपना ठीक है। फिजिकल टेस्ट करवाते हैं, हेल्थ टेस्ट करवाते हैं, वैसे ही पोर्टफोलियो टेस्ट करवाइए कि हम्म। पोर्टफोलियो सही चल रहा है या नहीं, मेरे गोल्स के अलाइंड है या नहीं, मार्केट में कोई वैल्यूएशन गैप आ रहा है उसके अलाइंड है या नहीं, इन सब चीज़ों को। इसके साथ ही साथ एक और रिव्यू मैकेनिज्म होता है कि आप जब अपने गोल्स के पास पहुंचते हैं, तभी हाँ मैंडेटरी जी। होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। मान लो कि आपका ओके। एजुकेशनल गोल है, आपका बच्चा अगले 2 साल में हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा है, तो नाउ यू हैव टू चेक योर गोल्स, सॉरी पोर्टफोलियो, कि वो पोर्टफोलियो कितनी दूर है अपने डिफाइंड टारगेट को पूरा करने के। अगर मान लो वहाँ पे कोई बड़ा गैप है तो आपको क्या करना है, रिव्यू में आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज 2 साल के बाद आप वहाँ खड़े होंगे और आपको पता चलेगा कि यू आर शॉर्ट विद द मनी। सो करेक्ट। दिस वे दी ट्रैकिंग एंड दी रिव्यू आप कर सकते हैं। प्रशांत जी, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। एक बात बताइए कि कैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, किसी एनआरआई को या फिर किसी अल्ट्रा एचएनआई को, उनके गोल्स, उनके टाइमलाइन, उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इन सब डॉट्स को कनेक्ट करवा सकते हैं? यस, बेसिकली एमएफडीज या वी कैन से एडवाइजर्स, इनका रोल ही यहाँ पे डॉट्स को कनेक्ट करने का होता है, ना कि रिटर्न्स दिलाने का। रिटर्न्स ओके। दिलाने का काम फंड्स का होता है। हमारा काम है उसका आउटकम लेकर आना। लाइक आपने सुना होगा कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें ये बताया जाता है कि सच फंड्स हैज गिवन दिस काइंड ऑफ रिटर्न, सच फंड्स हैज गिवन दिस काइंड ऑफ रिटर्न। द क्वेश्चन इज व्हाट, कि हु हैज टेकन दैट रिटर्न्स, so that outcome matters. So करेक्ट। an MFD can help you to get that outcome. ओके। Returns are the byproduct of your efforts, but behavioral issues आते हैं, उसको एड्रेस करना। फोमो जो मैंने आपको बोला, फियर ऑफ मिसिंग आउट, समटाइम्स हाँ जी। ग्रीड आता है, समटाइम्स फियर आता है, मार्केट अचानक से नीचे गिर जाता है, 2020 इवेंट हो जाता है, पेंडेमिक आता है, यू आर इनटू द फियर कि यार यहाँ से सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे ड्रीम्स है, मेरे प्लान्स हैं, हाउ विल हेल्प इट। तो उन सभी समय पे एक एडवाइज़र होता है जो आपको बोलता है कि स्टे इन्वेस्टेड। मार्केट में जो मैंने बोला कि मार्केट वैल्यूएशन चेंज होती है, इसमें जो जीडीपी टू मार्केट कैप को आप यूज़ कर सकते हैं मार्केट वैल्यूएशन के लिए। वॉरेन बफेट का फॉर्मूला है इसमें कि अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी 100 रुपीज़ का है एंड द मार्केट कैप इज lying between 90 to 110, it is fair valuation for the market. If it is 70 to 90, then the market is undervalued. If it is अंडरवैल्यूड। 70 to 50, then this market is highly undervalued. हाईली अंडरवैल्यूड। Same with the higher side, 100 to 130, market is overvalued. ओके। Then 130 to 150, market is highly undervalued. In such situation you do not have the information or something, तो जो आपका एमएफडी है वो मार्केट वैल्यूएशंस को देख के आपके एसेट क्लास को रीबैलेंस कर सकता है। तो करेक्ट। इस तरीके की स्ट्रैटेजीज लगाकर आपके आउटकम तक पहुंचाने में वो आपको हेल्प करते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है सर, वो इन्वेस्टमेंट में बिहेवियर होता है। फंड सिलेक्शन इज अ पार्ट, फंड सिलेक्शन जस्ट अ पार्ट। ओके। तो वेरी एडवाइजर ब्यूटीफुली वहां पे आपको आंसर्ड। हेल्प करता है कि आप उस 20 साल तक अपने गोल्स के साथ टिके रहें और उस रिटर्न को ले सकें। एडवाइजर का ये रोल होता है सर। Prashant ji, with this thought, I think we will just wrap it up. Thanks a lot for this conversation. आपने बहुत सारे insights बताए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Clarity often comes from knowing what each rupee is meant to do and when. As Mr. Prashant Tiwari shared, a thoughtful approach starts with defining India-specific goals and timelines first, then building a structure around them rather than forcing a one-size plan. He also reminds us that risk is not only about markets, it can also come from currency, liquidity needs, concentration,
and behavior, which is why reviews matter, especially when life event shifts priorities. Thanks for joining us on Nivesh Pe Charcha. We hope this conversation helps you move forward and with more clarity and intention. Before taking mutual fund investment decisions, do consult a financial advisor. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.